बात आज के चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं अजमेर जिले की उस शख्सियत को आपके अदालत में पेश करता हूं जो अपने कई चमत्कारिक प्रवृत्तियों से और अपनी उपलब्धियों से हमें चौंका दिया। एक कहावत है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो खुदा कोई खुद नहीं आता किसी की मदद करने के लिए, खुदा किसी को भेजता है मदद करने के लिए। और हर धर्म के अंदर किसी न किसी धर्म गुरु को, अवतार को, पैगंबर को हमारी पृथ्वी पर अवतार लेकर भेजा है और उसने अपने अपने तरीके से जितना उसका करना था वो करता है। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि आज मैं कोई धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आपका परिचय करा रहा। जी नहीं, मैं आज एक ऐसे कर्मवीर व्यक्ति से आपका परिचय करा रहा हूं जिसको ईश्वर ने शिक्षक बनाया, लेकिन शिक्षक के बाद भी उसने सिर्फ अपना शिक्षा देने का काम इतना ही नहीं कि वो स्कूल में जाए, पढ़ाए लिखाए, बच्चों को ट्यूशन्स करे और अपना घर भरे। ऐसे शिक्षकों की आधुनिक काल के अंदर कोई कमी नहीं है। आज के दौर के अंदर आपको आसपास ऐसे कई ट्यूशन बाद अध्यापक मिल जाएंगे जो ट्यूशन्स लेके और बाकायदा 8-8, 10-10 क्लासेस चला रहे हैं और जितना अपने स्कूल में, मूल स्कूल में नहीं कमाते उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस शख्स से आपको मिला रहा हूँ वो व्यक्ति ऐसा शिक्षक है जो गरीबों के, भिखारियों के, असहाय बच्चों के, मजबूर माँ बापों के बच्चों को घर से उठा के लाता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है। उनके सपने, उनकी आंखों के सपने, उनके माता पिता के सपने, उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। और जी जान भी इस लेवल पर लगाता है कि पिछले 10 साल के अंदर कई IITians जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने अपने हाथों से निकाले। कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इन्होंने निकाले और जिनके जो निकले हैं उनसे आप इंटरव्यू करें, उनसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि मेरे पिताजी कचरा उठाया करते थे, मेरे पास पैसा नहीं था, हमारे पास, हम भी कचरा उठाने जाया करते थे पिताजी के साथ। लेकिन सुनील जोश, आप जो अध्यापक हैं वो है सुनील जोश। सुनील जोश उनकी जिंदगी में आए। सुनील ने उनकी आंखों के अंदर सपना देखा और अपनी आंखों के सपने, अपने बच्चों की आंखों के सपने तो हम सब पूरा करते हैं, लेकिन सुनील ने उन बच्चों की, असहाय बच्चों की, उन असहाय माँ बापों के सपनों की मैं झांक कर देखा, उनके दर्द को समझा, उनके दिल में उतरे और दिल से उतर कर वो सीधे उनको स्कूल ले आए, स्कूल से कंप्यूटर पर ले आए, कंप्यूटर से लाइब्रेरी में ले आए, लाइब्रेरी से परीक्षाओं में ले आए, परीक्षाओं से उन लोगों के मुकाबले में ले आए मेयो कॉलेज या यहाँ का जो जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी यहाँ की बड़े बड़े स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं जिनकी फीस लाख लाख रुपए महीने की फीस है, उन लोगों से कंपटीशन करवाया और इनके बच्चे उनसे बाजी मार गए। ऐसा आश्चर्यजनक व्यक्ति सुनील जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे आज की कार्यक्रम में आए। निश्चित रूप से मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। सुनील जी, आप आम अध्यापक के रूप में आपने जो काम शुरू किया था वो सेंट स्लम में शुरू किया, या उससे पहले भी आप कहीं शिक्षा दीक्षा? सेंट स्लम में शुरू किया। एन स्लम में। तो आप अपनी पूरी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि आपने कैसे यात्रा शुरू की और कैसे आप शिक्षक हुए, फिर मैं आपके सपने और आगे की बात करूंगा। मैं, मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद सेंट स्लम में अप्लाई किया था और 95 में मैंने सेंट स्लम में ज्वाइन किया जी। करीब 29 ईयर्स से मैं सेंट स्लम में पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स गणित शिक्षक का रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ जी। तो आप गणित पढ़ाते हैं। गणित पढ़ाने के अंदर, गणित तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे मोस्टली कमजोर होते हैं और बड़े घरों के तो बच्चे जो होते ही होते हैं कमजोर में, और उनको ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए आप जैसे व्यक्ति की तलाश करते हैं कि तो आप जैसे हो और मुंह मांगा पैसा देकर अपने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़वाते हैं। आप ऐसा पैसा क्यों नहीं कमाते और आप वो ट्यूशन्स क्यों नहीं करते? सर, मैं पहले ट्यूशन करता था जी। तो मैं अजमेर में सबसे ज्यादा ट्यूशन करने वाला टीचरों में एक टीचर थे जी शुरुआत में। लेकिन मैं एक बार एक शादी में गया जी। शादी में गया तो वहां पे कुछ बच्चा जूठा खाना खाने के लिए, हमारा जो खाना खाने के बाद बाहर निकला तो वहां पे जूठा खाना डाल रहा था। वो जानवरों को हटा हटा के खाना खाते हुए मैंने देखा। तो मैंने ये सोचा, मैं जो शहर में जो सबसे बड़ा स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो नहीं है ज़िंदगी,
मुझे थोड़ा धीरे नीचे आना पड़ेगा। जी। तो मैंने आधा टाइम कॉमर्शियल टीचिंग कराया, उस इनकम से मैं आधा टाइम फ्री पढ़ाया। जी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरा खुद का बच्चा सेटल हो गया, जैसे मेरा बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा कनाडा के अंदर आईटी इंजीनियर है, जो मैं जब खुद मुझे लगा अब मेरा बेटा बेटी सेटल हो गया, अब मेरा एक जने का सैलरी भी अगर मैंने इसमें लगा भी दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, घर चल जाएगा, मेरा वाइफ भी सर्विस में है। तो मैंने ये सोच रख के फिर मैंने एक तरह से एजुकेशन कॉमर्शियल एजुकेशन से संन्यास ले लिया और मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए, अब गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने शुरू में पहला, जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही आप वहां से आपने जूठा खाते हुए बच्चों को देखा, फिर आपको लगा जूठा खाते हुए बच्चे जो है जूठन खा रहे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा, तो आपने कैसे ये यात्रा शुरू की? बहुत कठिन यात्रा है ये, बहुत कठिन यात्रा है, क्योंकि जो बच्चा भीख मांगता है उनको आप कोई सामान बांटने के लिए चले जाओ तो आप ऐसे भीड़ बना के आ जाएंगे, पूछो मत, फिर दोबारा कोई जाने का हिम्मत ही नहीं करता जी। लेकिन आप उनको एजुकेशन और पढ़ाई के बारे में बोलो तो एक भी नहीं आता है। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया, अगर इनको पढ़ाना है तो वो आपको ढूंढ के नहीं आएंगे, उनको ढूंढ को आपको जाना है जी। अब इसके लिए क्या कर सकता है? मेरा दिमाग 6 महीने तक यूं चलते रहा। फिर मैंने बहुत मुश्किल से एक सेकंड हैंड बस खरीदा। बस खरीद के उसका सीटें वगैरह हटा के उसमें क्लासरूम बनाया, एक ड्राइवर और 2 टीचर को लगा के भेजा और हम पूरा खाना बनता, हमारे एक किचन है, डेली 135 बच्चे का खाना बनता है। ये तो अब बन रहा है। हाँ, आपने जब बिल्कुल ऐसा था कि जब आप पहली बार बस लेके पहुंचे और आपने ये देखा कि जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं या भिखारियों के बच्चे हैं या जो दिहाड़ी करने वाले बच्चे हैं या जो मतलब अनाथ जिसे कहते हैं वो ऐसे असहाय बच्चे हैं, उनको आपने कैसे तलाशा? सबसे पहला अनुभव में जानना चाहता हूं। पहला अनुभव ये खाना है अट्रैक्शन जी। तो ये जो बच्चा है कभी कभी खाना नहीं मिलता है तो अच्छा खाना बना के बस के अंदर जाते थे। तो बस के अंदर जाके ये खाना के लिए प्लेट लेके भाग के आता है, सबको पेट भर के खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद तो रोज रोज हम जाके खाना खिला रहे हैं, उनका पेरेंट्स मेरे पास आया तो मेरे पास आके मैं पेरेंट्स से भी दोस्ती बना दिया। तो पेरेंट्स से मैंने पूछा इनको क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो ये सड़क पे सोता है। तो उनका एक पेरेंट का वर्ड मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ। उन्होंने मेरे को बोला, सर हमारा कुल देवी ने हमें शाप दिया हुआ है, अभी हम और हमारा बच्चा और उनका होने वाला बच्चा ये सब भीख मांग मांग के जिंदगी निकालेंगे। तो इतना छोटा से इनका जो सोच है इतना छोटा सा है। तो मैंने सोचा इनको समझाना मुश्किल है अभी। अब अपन को खाना खाने के बाद मैंने कलर पेंसिल और कलर बुक लेके गया। फिर मैंने बोला ये देखो बच्चे, ये बत्तख है, उसमें कलर करके दिखाओ मेरे को। इंटरेस्ट क्रिएट किया। जैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया ये बच्चे लोग फिर ये कलरिंग के लिए अपना बस आने तक वेट करने लग गया। मतलब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, बस आ गया करके बस का ऑन बजते ही सारा इकट्ठा होके आ गया। तो मैंने टीचर्स को बोला अब आप 1 2 3 ABCD लेटेस्ट पढ़ाना शुरू करो। आज का तारीख में हमारा बस आने से पहले सारे के सारे बच्चा वेट करते हैं, उनको खाने का कोई चिंता नहीं है, अभी उनका चिंता हो गया पढ़ने का। अच्छा, तो जैसे पढ़ाई का आप इसे इनिशियली पढ़ाते हैं प्राथमिक, तो फिर उसको स्कूल तक कैसे पहुंचाते हैं? देखो सर ये भी बहुत कठिन रास्ता है, क्योंकि जो बच्चा हमारा पास है उनका ना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, ना आधार कार्ड है, ना इनका माँ बाप का आधार कार्ड है। तो इनको सरकारी स्कूल में आजकल मैंडेटरी है, दैट इज आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। तो इनको सबको वैन में बैठा के माँ बाप को बैठा के लेके पहला कदम होता है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाना। बहुत मुश्किल काम है, फिर धीरे धीरे करके हम सब बना देते हैं। कुछ अजमेर का इतना अच्छा लोग है, अच्छा ऑफिसर्स है, और वो मेरा गाड़ी देख के कोऑपरेट करते हैं। सर का बच्चा आ गया यार, इनको कैसे भी करके बना के देना है। इस तरह से बनाने के बाद अगले साल जैसे अगला सेशन आ रहा है उसमें ये जो 75 बच्चों को मैं बस में बैठा के 2 ट्रिप उनको सरकारी स्कूल में छोड़ना है, लेके आना है। फिर हमारा बस जाएंगे, जैसे बच्चा जो सड़क पे सोता है, जो पढ़ता नहीं है, फिर उनको
ये हमारे पिकअप पॉइंट है। फिर इनको 1 साल ही बस में पढ़ने देते हैं, 1 साल बाद में आपको स्कूल में जाना ही जाना है। बस में तो जिंदगी भर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको स्कूल में जाना है। तो ऐसे एक सोच इनका माइंड में बना दिया। तो अब जब स्कूल में चले जाते हैं बच्चे, तो वहाँ तो स्कूल की फीस होती है, स्कूल के और नियम कायदे होते हैं, स्कूल की ड्रेसेस होती हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म के अलावा बुक्स होती हैं, तो वो कैसे आप उपलब्ध कराते हैं? सर हम सब देते हैं बच्चों को जी। स्कूल यूनिफॉर्म, पेंसिल, स्केल, रबर, एवरीथिंग फॉर ए स्टूडेंट। कोई एक बच्चे को जो चाहिए एक पढ़ने के लिए, एक अच्छा नया कपड़ा तक दे के उनको भेज देते हैं। लेकिन दुख की बात ये होता है, नया कपड़ा दे दिया तो भी 1 महीने तक न नहाने का कोई व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, वही सड़क पे सोता है। एक जो नया दे दिया वो पुराना दे दिया, बात एक ही हो जाता है। फिर भी धीरे धीरे शुरू में बच्चों को ऐसे गंदा रहना, फिर मांगने जाना। हम सब बच्चों को बोल रखे किसी के सामने हाथ यूं मत करो, है ना। भूख लगता तो हमें बता दो, हम खाना लेके आ जाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट पे रहो, दूसरे को सामने यूं आप हाथ मत करो। तो 4th क्लास तक बच्चे को माँ बाप फिर भी हाथ पकड़ के, पढ़ाई हो गया अब आ जाओ, सड़क पे आ जाओ और मांग लो। और ये गंदा रहने से इनको बीक ज्यादा भी मिलता है। तो इनका माँ बाप 4th क्लास तक एक 10 साल तक उनको गंदा ही रखता, अपन कितना भी अच्छा कपड़ा दे दो। लेकिन 5th क्लास के बाद अगर हम अपन ने बोल दिया बेटा आपको नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप जाओ, वो 3 दिन भूखा बैठ के रहेंगे, लेकिन नहीं जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, आप एक ऐसी जज्बाती बात सुन रहे हैं जिससे आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा विचित्र बात है। एक बच्चा, एक आदमी है जो फुटपाथ पर रहता है, जिसके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे भीख मांगते हैं। भीख मांगकर शाम को जो पिता के पास आते हैं तो उनके पास उतना पैसा हो जाता है कि वो भीख मांगने से उनको लगता है कि ये व्यवसाय सबसे बेस्ट व्यवसाय है। पर अजमेर के अंदर भीख मांगना सबसे बड़ा व्यवसाय है। अजमेर के अंदर आप जिस भी देखेंगे, दरगाह बाजार चले जाइए या आप बजरंगगढ़ चले जाइए या किसी भी धार्मिक स्थानों के पास चले जाइए, आपको भिखारियों की लाइन मिल जाएगी और भिखारी अपने बच्चों को भी भीख मंगवाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उनको इतना स्वाभिमानी बना देना कि वो एक बार अपने माँ बापों से कहते हैं कि अब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम किसी और काम के लिए पैदा हुए हैं। और ये विश्वास माँ बापों का भी हो जाता है कि हमारी महारानी का जो प्रकोप था कि हमारी पीढ़ियां भीख मांगेंगी, अब उससे छुटकारा आने का वक्त हो गया है। तो आजादी के बाद अगर 70 साल बाद भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो, और सुनील जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा कर रहे हैं और उन बच्चों को फिर तैयार करके आप ताजुब करेंगे। अभी तो ये यात्रा की छोटी सी बात बताई है इन्होंने। अब आप जब वो सोचेंगे कि आईआईटीएंस कैसे हो गए, आईआईटी कोई कम बात नहीं होती है। ये देश के उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संस्था होती है जिसके अंदर एजुकेशन प्राप्त करने वाले हायर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये बनते हैं। ऐसे बच्चों तक पहुंचा देना जो सुनील जी ने किया, कैसे किया, ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे कि सुनील जोश ने ये आश्चर्यजनक काम कैसे करके दिखाया। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो सुनील जी, आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जब 5वीं तक लिया है बच्चे को, फिर 5वीं के बाद में उस बच्चे को आप हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, आईआईटी और उन सारी कंप्यूटर्स, एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन किस तरह जोड़ा आपने? सर हम शिक्षक है, एक शिक्षक एक बच्चे को देख के उसका जज्बा देख के इसको ये पता करता है ताकि ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा। और हीरा जो है जी, वो कीचड़ के अंदर भी गिरा हुआ है, तो कीचड़ के अंदर भी उसका चमक से पहचान लेंगे ये हीरा है, ये पत्थर नहीं है। जी। इंसान पहचानता है। जैसे हम शिक्षक, हम टीचर पहचान लेते हैं बच्चे का डाउट पूछने का स्टाइल, उसका कपड़ा पहनने का स्टाइल, उसका जो सिटिंग है। मैंने क्या किया सर, मैंने मेरा इंस्टीट्यूट पे एक कमरा बनाया। जी। जो हमारा जो ज्यादातर बच्चा है उनका घर पे एक ही कमरा होता है,
और कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसका घर पे बिजली नहीं है और एक कमरे के अंदर एक छोटा सा मजदूर है तो भी एक टीवी भी चलता होगा, चाचा चाची, उनका पूरा परिवार में 5-10 लोग रहता है, छोटा छोटा बच्चा रोते रहते हैं। उस एटमोस्फियर में बच्चा नहीं पढ़ सकता, मैं जानता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कमरा स्टडी रूम बनाया हमारा संस्था के अंदर, उसमें लाइब्रेरी बनाया। पहले लाइब्रेरी में हिंदी का किताब, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, ऐसे जो छोटे छोटे ऐसे किताब, छोटे छोटे किताब महापुरुषों का, उनको पढ़ने के लिए बोला। तो पढ़ाई का जो सिटिंग है अगर एक बच्चे में बढ़ गया तो वो 100% रीडिंग हैबिट जिसमें हुआ वो पढ़ेंगे, वो मैं जानता था। फिर मैंने बोला उनको, बच्चों को, हमारा एक चौकीदार है, आपको जब भी लगता है, रात को 12 बजे लगता है मेरे को उठ के पढ़ जाना है, आप आइएगा और इस कमरे में बैठ के पढ़ो। पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम ऊपर है। सुबह 6 बजे से बच्चा आने लग गया वहां पे और टिफिन लेके आता है और 2 टाइम टिफिन वहीं छोटे छोटे रोटी जो है वो खा के बच्चा, हर एक बच्चा नहीं है, जिस बच्चे में क्वालिटी है, जो बच्चा IIT में जाते हैं, जो बच्चा MBBS क्लियर कर रहा है, वैसे हमारा भी इस साल भी एक बच्चा MBBS में आएंगे अगर ईश्वर साथ दे दिया तो वैसे बच्चा फुल टाइम वहां बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। वॉशरूम जाते, क्योंकि वहां पे कोई काम नहीं हो सकता है। आपको लेटने की इच्छा हो गया तो भी नहीं लेट सकते हैं, आपको बैठना है और पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सा एक घूम के आ गया, पढ़ा। ऐसे रीडिंग हैबिट जिस बच्चों में होता है 101% वो बच्चा IIT का है, उससे ऊपर भी नासा में भी पहुंचेंगे। जी जी बिल्कुल। और आपके स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, मैं जानता हूं कि आपके स्टूडेंट्स बहुत ऊंची ऊंची जगह पर पहुंचे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे परिवार जो अवांछित परिवार है, जिनको कहेंगे जो क्या कहेंगे उसको, कि वो बहुत ऐसे तबके से जिनको पढ़ना लिखना आता भी नहीं, ना पढ़ना लिखना उनके परिवार में हुआ है, उन लोगों को जब आप अपने स्कूल में ले आते हैं, और आपकी एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि आप अपने वाहनों से उनको अपने स्कूल से बुलाते हैं, घर से, फिर उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। अगर आप सरकारी स्कूलों में भी उनको एडमिशन दिला रहे हैं तो उसका सारा खर्चा आप उठा रहे हैं और उनको लाने ले जाने का वो कर रहे हैं। अब आपकी जो संस्था है, जो मैं देख के आया और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस संस्था को, कि उसमें कंप्यूटर सीख रहे थे बच्चे। दोस्तों, मैं निपुण जी से आग्रह करूंगा कि वो निपुण जी अपने मेरे उस जो हम शूट करके आए हैं वहां से उसको दिखाएं कि किस तरीके से एक जो गरीबों के बच्चे हैं, बल्कि भिखारियों के जो बच्चे हैं, वो बच्चे किस तरीके से कंप्यूटर एजुकेशन ले रहे हैं, उस क्लास का एक बार हम वर्णन करना चाहेंगे। क्या बना रहे हैं आप? ये छोटी छोटी सी चीजें बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? आपने कहाँ से सीखा? ये यहीं से सीखा? आपके माता पिता क्या करते हैं? माताजी पिताजी क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे। कहाँ रहते हैं आप? भैरूबाड़ा में रहते हैं। भैरूबाड़ा तो बहुत दूर है, वहाँ से कैसे आते हैं आप यहाँ? वैन में। कौन लेके आता है आपको? सर लेके आते हैं वैन में, वहाँ से लेकर रोज आते हैं, और रोज आप ये सीखते हैं कंप्यूटर। अरे वाह, शाबाश। तो आपके माता पिता कुछ तो करते होंगे बेटा। क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? पापा काम पे जाते हैं, है ना बेटा? आपका नाम क्या है? प्रिंस। प्रिंस नाम तो बहुत अच्छा नाम है। प्रिंस नाम, अरे वाह। प्रिंस का मतलब जानते हो? प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो आप तो राजकुमार हो। क्या सीख रहे हो? टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग, अरे वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में, उच्च बालिका प्राथमिक विद्यालय पंचशिला। अच्छा, वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ से आपको सर लेके आए सिखाने के लिए। आपके माता पिता क्या करते हैं? जो काम मिलता है वो कर लेते हैं। जो काम मिलता है वो कर लेते हैं, लेकिन आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं। कितना बड़ा इंसान बनना चाहते हैं? मैं फौजी बनना चाहता हूँ। अरे वाह 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 वाह, देश की रक्षा के लिए फौज। तो आप पढ़ लिख कर फौजी बनेंगे, बहुत बड़े अधिकारी। अरे वाह, शाबाश। हाँ बेटिया, आपका नाम क्या है? पायल। आप कहाँ रहते हैं? भैरूबाड़ी रहते हैं आप। आपके पिताजी क्या करते हैं? जो मिलता है रोज दिहाड़ी का काम है, जो भी मिलेगा वो करने के लिए चले जाते हैं। नहीं मिलते तो घर पर बैठे रहते हैं, आपके साथ बच्चों के साथ खेलते हैं। हाँ, आपने पढ़ने की मन में कैसे आई आपके कि आपको पढ़ना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, कंप्यूटर सीखना चाहिए? कैसे आपने सोचा ये? क्यों, मतलब क्यों आप कंप्यूटर क्या बनना चाहती हैं? आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? अरे वाह। डॉक्टर बनकर क्या करेंगी? डॉक्टर बनकर क्या करेंगी? मरीजों का इलाज करेंगी, है ना, सब लोगों का इलाज करेंगी। तो आप डॉक्टर बनेंगी, ये तय बेटा, आप बनेंगी डॉक्टर, निश्चित रूप से बनेंगी। लेकिन
पढ़ाई को मत छोड़ना, है ना, अपनी पढ़ाई। आपके सर अच्छे हैं, आपको लेके आते हैं वहाँ से? कहाँ से लेके आते हैं आपको? बेरुपाट से रोज वैन आती है, वैन से आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आप फिर यहाँ आते हैं। शाबाश, वाह 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 वाह। तो ये प्रिंस है जो आपको टाइप करके बताएगा कि किस तरीके से टाइप की हैबिट है इसकी, और इसकी स्पीड देखिएगा आप और उससे अंदाजा लगाइएगा कि इस स्पीड का बच्चा इतना छोटा सा, जिसके पास घर पे कंप्यूटर नहीं, जिसके घर के मोबाइल नहीं, जिसके यहाँ कहीं कोई नहीं, लेकिन ये सपना अब ये इंग्लिश के अंदर टाइप कर रहा है। देखिए ये पूरी अल्फाबेट्स देखिएगा कितनी जल्दी कर देगा। ये देखिए, ये यहाँ पे इसका स्कोर आया, ये इसका टाइमिंग सेकंड। आप देखिएगा कितनी जल्दी इसने पूरी अल्फाबेट्स लिख दी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके निपुण जी ने दिखाया कि किस तरीके से क्लासरूम लगे हुए हैं और उसमें बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। एक बच्चा जो प्रिंस है वो फौजी अफसर बनना चाहता है, एक लड़की पायल है वो डॉक्टर बनना चाहती है। ऐसे मतलब ऐसे लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी डॉक्टर या उसका सपना देख पाएंगे, आप देख रहे हैं। एक प्रिंस लड़का है, इसको अभी आपने देखा कि वो सबसे जो अल्फाबेट्स, कंप्यूटर पर अल्फाबेट्स बैठने की स्पीड, कमाल की स्पीड है उस आदमी की, बच्चे की, तो वो स्पीड बढ़ता है। तो ये जो सारी चीजें, मतलब ये जज्बे के बगैर नहीं हो सकता। एक आदमी जो होता है ना, मर्जी हुआ कि मैंने तो ठान लिया कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, लेकिन इन बच्चों के लिए ही मरूंगा, इन बच्चों को ही मैं बड़ा करूंगा। और अगर इन्होंने एक भी व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू बना दिया, एक भी व्यक्ति अगर मोदी बना दिया, एक भी व्यक्ति विवेकानंद बना दिया, एक भी व्यक्ति अगर इन्होंने साइंटिस्ट बना दिया, भाभा बना दिया, तो इनकी संस्था अमर है, सुनील सर अमर है, और इनका जो जज्बा है वो भी अमर है। तो ऐसे लोगों को जिस तरीके से आप थामे रखते हैं, और मैंने ये महसूस किया है कि आपके जो बच्चे हैं, लगभग 100 से ज्यादा बच्चे आपके कंपटीशन की भी तैयारियां कर रहे हैं। सीनियर आप आरजी में किसमें कुछ बता रहे थे आप? सर मैं समझता हूँ हर इंसान को बनाने में सोसाइटी का भी रोल है। बहुत सही बात। और अभी आप एक पॉइंट पे आने के बाद सोसाइटी को वापस भी देना है जी। अपन क्या करता है, हर चीज सरकार से मांगता है, लेकिन हर सिटीजन को, एक नागरिक को ये काम होता है उनकी लेवल पे सोसाइटी को वापस देना चाहते। अब ये जो बच्चा मैं जो नीचे स्तर से जो सड़क से उठा रहे हैं, तो उनको सहायता के लिए लोग धीरे धीरे आने लग गए। शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत आ गया, मैं ये सोचता था अगले महीने में क्या खिलाऊं उनको, मेरे पास ऐसे सिचुएशन आता है 1 किलो आटा तक नहीं है। लेकिन वहां से भी सर्वाइव करके करके हम आगे बढ़ा। तो आरजी एकेडमी जो है उनका जो संचालक है गिरीश जैन सर मेरे को बोला, सर हम आपको क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने गिरीश जैन सर से एक मदद मांगा, ये अजमेर का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट है, बेस्ट वन। वो उधर पैर रखने का जैसे लायक नहीं है हमारा बच्चा। तो मैंने उनसे बोला, सर मैं 10वीं क्लास तक लेके आ रहा है, उन बच्चों को नीट और IIT का तैयारी आप कर रहे हैं। वो हमारा 11th क्लास में 55 बच्चा और 12th क्लास में 55 बच्चा, 110 बच्चों को विगरस ट्रेनिंग दे रहा है और उनको मोटिवेशनल स्पीच भी देके उनको मोटिवेट करके रखता है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी की बात है। ऐसे एक बड़ा संस्था का जो मालिक है वो मेरे पास आके मेरे को बोला और मेरे बच्चों को कॉन्स्टेंटली वो लोग पढ़ा रहे हैं। वरना वो 110 बच्चे को फीस क्या है, उसमें से एक बच्चे को फीस देने का भी मेरे पास पैसा नहीं है। आरजे एकेडमी को मैं नमन करता हूँ। मैं उनके संस्थापक जो आप नाम बता रहे हैं गिरीश जैन जी को भी नमन करता हूँ और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। यदि उन्होंने जिंदगी के इस हिस्से को अपना लिया है तो निश्चित रूप से आपकी संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था होगी कि जिस दिन इस वाली उड़ान संस्था से जो आए हुए बच्चे अपनी उड़ान को पूरी करेंगे और आपके माध्यम से पूरी करेंगे तो गिरीश जी निश्चित रूप से आपका सपना, आपका होना, आपका वजूद, आपकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आरजे एकेडमी वो संस्था है, मैं कोई व्यापारिक उसकी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन असल में बात यह है कि वहाँ चाहे न्यू कॉलेज के हों, चाहे IAS IPS शहर के जितने बड़े व्यापारी हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके बच्चे वहाँ कोचिंग लेते हैं। उन कोचिंग के अंदर जाना, आरजे एकेडमी में एडमिशन मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। उस एडमिशन के अंदर 110-120 लोगों को
निशुल्क पढ़ाना, और वो भी उन लोगों को जो जमीन के उस हिस्से से आए हैं जहां फुटपाथ शुरू होता है। तो फुटपाथ से शुरू होने वाले बच्चे अगर एकेडमी में आते हैं और एकेडमी के बाद में आगे सिलेक्ट होते हैं तो एक बहुत बड़ी बात एकेडमी के लिए भी है। सुनील जी तो निश्चित रूप से अपना होना सिद्ध कर ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगा कि आज एकेडमी भी नमन के योग्य है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी संस्था से निकले हुए कौन कौन से बच्चे, कितने बच्चे IIT में हुए हैं? हमारा, मैं ये काम करते रहा, लेकिन मेरे को लोग पहचाना नहीं था सर क्या कर रहे हैं। 2016 में जी हमारा 3 बच्चा, अजय जालोटिया, उनका सिस्टर पूजा जालोटिया और शिखा वर्मा, ये तीनों बच्चा एक साथ 500 से नीचे रैंक लेके IIT में आ गया। वाह, क्या बात। तो मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज में मेरा फोटो आ गया। तो अजमेर से, बिहार से मेरे को कॉल आने लग गया, सर ये बच्चों को आपने कैसे किया। तो मैंने मेरा जर्नी जो आपको बताया वो उनको भी बता दिया। ये डेली मजदूरों का बच्चा है, पापा पेंटिंग करता है, 5-6 बच्चा घर पे है, लेकिन उनको पूरा सुविधा देके, मुझे पता था ये 12th क्लास में 10th क्लास में उन्होंने टॉप किया, तभी मेरे को पता था ये बच्चा 1 साल ड्रॉप करने से IIT में आ जाएंगे। आज अजय IIT दिल्ली से PhD कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। और शिखा वर्मा थर्मल पावर स्टेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। गुड। और पूजा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। और शिखा वर्मा जापान में कोई IT सेक्टर में। तो इन बच्चों को, वो मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन हो गया, और मेरे कामों में जो क्या कर रहा है वो लोग धीरे धीरे पहचानने लग गया। मैं अकेले एक छोटा सा शिक्षक हूँ, मैं अकेले 530 बच्चा पढ़ाना प्लस खाना देना प्लस बस चलाना, बहुत परेशानी आते हैं। मेरा एक सपना है अजमेर में जितना भी स्ट्रीट में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कोई भी संस्था हो, भले वो निजी संस्था कोई भी हो, उनका पीछे एक कॉमर्शियल बैकग्राउंड तो है। ये पक्की बात है, क्योंकि शिक्षा आजकल भेजना है तो नीचे जो मजदूर का बच्चा है वो मजदूरी बनेंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे कंपटीशन नहीं कर पाता है जो नॉर्मल इंसान का, जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे का बैकग्राउंड इतना बढ़िया होता है, उनका पेरेंट्स इतना अवेयर होता है, उनसे हमारा बच्चा कंपटीशन नहीं कर पाता। तो कोशिश में, पता नहीं मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं मेरा दिल से 100% मेरा सहयोग दे रहा हूँ। और मेरा खुद का टाइम और एवरीथिंग, सुबह 7 बजे निकलता है, रात को 8:30 बजे तक मैं यही काम करता हूँ। स्कूल के बाद फुल टाइम इसी में लगा हुआ। सुनील जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, जैसे मेरे कॉलेज के अंदर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके बैकग्राउंड्स अलग हैं, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग है, उनका मुकाबला फुटपाथ से होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जिस तरीके से करवा पा रहे हैं, ये आपकी निश्चित रूप से बड़ाई। एक कड़वा सवाल आपसे पूछ लूं क्या, अगर इजाजत दें तो? आप, बिल्कुल। बहुत कड़वा सवाल है आपका, हो सकता है कि जायका खराब हो जाए। अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर धर्मांतरण, और वो भी ईसाइयों द्वारा, एक आरोप, एक गाली के रूप में इस्तेमाल होता है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि गरीब तबकों में जाकर ईसाई संस्थाएं इसी तरीके के उपक्रम करती हैं और उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, या वो इसी तरीके की अपने धर्म से उनको जोड़ लेते हैं। अपना स्टेप, वो क्या कहते हैं, आप उसको लटकाते हैं, क्रॉस लटका दिए जाते हैं बच्चों के। तो आप, कड़वा सवाल है, लेकिन बताएंगे कि आप इस दृष्टि से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर, ये सवाल कड़वा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत मीठा सवाल मुझे लगा, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने ये मेरा पॉइंट रखने का आपने एक चांस दिया। ये जो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहा होगा अनएजुकेटेड, लेकिन मेरा लेवल उससे बहुत ऊपर है। हमारा संस्था के अंदर 3 चीज बिल्कुल क्लियर कट है। एक, किसी भी धर्म की बात हम नहीं करते। जो सरकारी स्कूल में एक नॉर्मल प्रेयर होता है, वो प्रेयर भी हम उसके अंदर नहीं कराता है। मैं बोलता हूं घर जाके प्रेयर कर लो, जिसको आप मानते हैं उनका ऊपर प्रेयर कर लो। दूसरा, हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करता, हम किसी नेता को नहीं बुलाते हैं, हम बुलाते हैं हमारा मोटिवेशन के लिए IAS अधिकारी, RAS अधिकारी, ऐसे। तीसरा, अगर किसी ने हेल्प करता है, अभी लोग हेल्प कर रहे हैं,
हेल्प नहीं होता तो मैं नहीं चल सकता सर। ये 575 बच्चों को मैं अकेले एक शिक्षक नहीं कर सकता है। लोग अच्छे लोग मेरे से जुड़ने लग गया, तो वो लोग जो भी 1 रुपया भी दिया तो मैं उसको हमारा संस्था का चेक से पेमेंट करके उनको बता देता हूं आपने जो दिया वो इस प्रकार खर्चा किया जी। और धर्म की बात जहां होता है, मेरा सोच यही होता है, खुद का धर्म में विश्वास करो और दूसरे का धर्म को रेस्पेक्ट करो। किसी व्यक्ति का गरीबी का फायदा उठा के धर्म का भावना इंजेक्ट नहीं करता है और मरते वक्त तक नहीं करूंगा। दोस्तों, आपने ये देखा कि सुनील जोश किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंसान के हक में बयान देने वाले एक ऐसे शिक्षक हैं जो सिर्फ इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। धर्म इंसानियत से बढ़कर कभी नहीं होता, क्योंकि धर्म इंसानियत की सहूलियत के लिए बना हुआ होता है, उसके विकास के लिए बना हुआ होता है, उसके उत्थान और उसकी तरक्की के लिए बना हुआ होता है। तो धर्म इंसानियत से ऊंचा कभी नहीं हो सकता, पैसा इंसानियत से ऊपर कभी नहीं हो सकता, संस्था इंसानियत से ऊपर। इंसानियत सबसे बड़ी नियामत है जो ईश्वर ने डायरेक्ट हमको दी है, और उसकी सुरक्षा के लिए अगर सुनील जोश जैसे व्यक्ति अजमेर में इकट्ठे हैं, अजमेर में और भी मैं ये कामना करूंगा कि ऐसे सुनील की यात्रा जो अकेले से शुरू हुई थी वो यात्रा एक भीड़ में तब्दील हो जाए, और ऐसे लोग जो किसी की आंखों में सपना देखते हैं वो अगर सुनील जोश से जुड़ेंगे तो उनका जो जोश है वो और ज्यादा जोश होगा, और ये जोश बना रहे। इसके लिए मैं आपसे कामना करता हूं कि अगर आप कभी भी संस्था से जुड़ना चाहें तो उड़ान नाम की ये संस्था आपके सपनों को पूरा करेगी और आपकी उड़ानों को भी पूरा करेगी। मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपना एड्रेस पब्लिक को बताएं। मेरा एड्रेस है प्लॉट नंबर 109 दाता नगर। नोट कर ले, 109 दाता नगर। संस्था का नाम है उड़ान। मैं उसमें कोई बाहर बड़ा बोर्ड नहीं लगाया, उसका पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अगर आप एक बोर्ड लगा देता है यहाँ फ्री पढ़ाया जाएगा तो वो जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो छोटा बच्चा नहीं है, 9th क्लास से 12th क्लास तक, उनका भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, तो उसको भी मैं हर्ट नहीं करता हूँ। हमारे पास कुछ कपड़ा वगैरह आता है तो हम क्या करते हैं, उस कपड़ा एक बॉक्स में जाके रखते हैं और बच्चों को पता है इस बॉक्स में कपड़ा है, वो बच्चा अपना आप चुपचाप एक ले लिया अपना बैग में रखा। ऐसा नहीं है, वो ये कपड़ा बांटते टाइम एक यूज किया हुआ कपड़ा हाथ से लेने में बच्चों को दूसरे बच्चे के सामने एक फील होता है, यार ये नहीं ले रहा है लेकिन मेरा मजबूरी है लेने का। ये सब चुपचाप होता है काम, वो अपना आप कपड़ा ले लिया बैग में रख के चलता है। मैंने इसलिए मेरा संस्था का या सामने कोई बोर्ड नहीं लगा, उधर एक ही बोर्ड होगा, डॉक्टर सुनील जोश उड़ान सोसाइटी अजमेर, एक छोटा सा नेम प्लेट है। दोस्तों, देखा आपने सुनील जी के विचार के किस तरीके से ये इतना बारीक अध्ययन करते हैं और एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि मैंने भी इनका नाम अपने बच्चों से सुना था, समाज में सुना था, और ये मेरे पास नहीं आए, मैं आगे होकर इनके पास गया, इनसे मैंने समय मांगा, और इनके बच्चों से जब मैं मिला तो मैंने जब समय मांगा तो उन्होंने कहा कि बच्चों को क्लास में जाने से मैं आपको जाने नहीं दूंगा, लेकिन जब मैंने मेरा पर्पस बताया कि मेरा पर्पस इन बच्चों की बातों को पब्लिक तक पहुंचाना है, उन्होंने कहा मैं ऐसा विचार नहीं रखता, ना मैं पब्लिसिटी में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो धीरे धीरे हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। तो दोस्तों, उस कारवां के अंदर मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर किसी अन्य व्यक्ति से मुलाकात होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।